वंदे मातरम साथियों। आज के इस लाइव सेशन में हम बातचीत करेंगे शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग की। और लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करें इससे पहले कि हम यूनिट 1 में चल रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं कि शिक्षण में हमने बात किसकी कर ली है। यूनिट 1 में, यूनिट जो 1 है इसमें हमने बातचीत कर ली शिक्षण के उद्देश्य। अब देखिए यहां ध्यान रखना है कि इसकी पोर्शन है ना, थोड़े थोड़े अपने को ध्यान रखने हैं कि एक तो यहाँ उद्देश्य से अपने क्वेश्चन बनेगा 100%। एक क्वेश्चन बनेगा 5 में से, एक क्वेश्चन हमारा बनेगा किसका, शिक्षण स्तर का, जो पीछे के पेपर्स में आ रहा है। मैं आपको सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में ये शिक्षार्थी की जो विशेषताएं हैं यहां से आपके क्या है, एक क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री, ये इजी क्वेश्चन रहता है सबसे ज्यादा। यहां से एक क्वेश्चन है ये हमारा बनेगा। और इसके बाद में हम कहें कि उच्च शिक्षण संस्थाओं की पद्धति अध्यापक बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, तो यहां से क्वेश्चन बनता है। इस से ये ध्यान रखना है। और कभी कभी यहां से, यानी ये 6 पोर्शन है जिनमें से 5 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादातर बनते हैं, ठीक है। जहां से क्वेश्चन बनेंगे वहां हम फोकस ज्यादा करेंगे, टाइम पूरा देंगे। और जहां से नहीं बनेंगे तो उनके, हालांकि हर एक चीज के टू द पॉइंट आपको नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे सिंपल वे में, पर यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला पोर्शन हमने शैक्षिक उद्देश्य कर लिया है। इसके बाद में सेकंड पोर्शन है शिक्षण का स्तर है। ये शिक्षण का स्तर अपने आज की क्लास में करेंगे, शिक्षण स्तर अथवा टीचिंग लेवल। अब देखिए मित्रों, अपने जो ये हमारे शिक्षण के स्तर है या लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये क्या चीज है। शिक्षण का स्तर अथवा लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या चीज है, पहले तो हम इसको देख लेते हैं। शिक्षण के स्तर और दूसरा हम कहें कि लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये क्या चीज है। अब देखिए ये वास्तव में क्या है कि ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सोद्देश्य प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इस शिक्षण के लेवल का क्या उद्देश्य होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप छात्र में अथवा कह दें शिक्षार्थी में वांछित परिवर्तन लाना होता है। क्या है कि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हम कहे कि कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप, यानी क्या करते हैं, शिक्षार्थी में वांछित परिवर्तन लाते हैं। वांछित परिवर्तन का तात्पर्य क्या रहता है कि हम जो चाहते हैं कि शिक्षार्थी को क्या बनाना चाहते हैं, हम शिक्षार्थी से क्या चाहते हैं, क्या उससे निकलवाना चाहते हैं, उसके इनर जो पावर है, आंतरिक शक्ति है, उसको किस रूप में हम यूज करना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वो चीजें शिक्षण का स्तर होती हैं। शिक्षण के स्तर को बिगी ने 3 भाग में बांटा है, अपने उसकी बात करेंगे और हर एक भाग की बड़े विस्तार से हम क्या है चर्चा करेंगे। आपको केवल क्या है कि ये समझना है, निश्चित तौर पे यहां से एक क्वेश्चन आना है और बड़ा ही इजी रहता है जब हम समझ लेते हैं। और अगर हमने समझ नहीं रखा है तो क्या है कि हमारे लिए ये पोर्शन बहुत अधिक कठिन हो जाता है, ठीक है। अभी तक की जो क्लासें रही हैं वो आप सभी साथियों के समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये मेरी चौथी क्लास है, 3 क्लासें पहले हुई हैं। आप सभी साथियों को समझ में आ रही है ना अच्छी तरह से। आप ये बता दें, हमारी अदर मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, ये भी सही तरीके से समझ में आ रही है। एक बार कमेंट कर दें, फिर मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सभी सही तरीके से समझ में आ रहा है ना सभी के। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार सभी मित्रों को। हाँ, एक साथी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आज पहले कि एक आशीष चाहर साहब कह रहे हैं कि सेट का एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक तो आप ध्यान रखें कि सेट का जो है ना मित्रों, सेट वाला कोर्स है उसको
और सेट का कोर्स है, उसको क्या है कि आपको क्या है कि चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हमने इकाई वाइज टेस्ट सीरीज का शेड्यूल डाल दिया है। जैसे जैसे टेस्ट जिस इकाई का होगा उससे पहले वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी। अभी मेरी क्लासें रेगुलर रहेगी आपके लिए। ठीक है, बाकी क्या है कि बाकी सभी जो साथी लोग हैं, इन साथी लोग से क्या है कि हम बातचीत करते रहेंगे। कुछ साथी कह रहे हैं जैसे लोकेश जी शर्मा कि हल्की सी क्या मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। इधर अनीता जी मीना कह रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि थोड़ा सा मैथ बैकग्राउंड के नहीं होती ना, थोड़ी सी दिक्कत हमें आ जाती है कभी कभार। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। ठीक है, तो सब कुछ सेट होगा। अब देखिए, एक मुकेश जी कह रहे हैं करवाओ क्या, ये छोड़ दीजिए आप हम पे। साथी लोग कह रहे हैं कि करवाओ क्या, ये ना ये आप हम पे छोड़ दीजिए कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। कारण ये कि 2012 का सेट मैंने दिया, क्लियर है। 2013 का सेट मैंने दिया, क्लियर है। 5 बार मेरा नेट जीआरएफ है, 5 बार ही मैंने दिया है। ठीक है, अब आप इतना पूर्ण विश्वास कीजिए, मैं अभी अब असिस्टेंट प्रोफेसर हूं 12वीं रैंक के साथ, ये भी आप सभी साथियों को पता होगा। ठीक है, ये आप मेरे पे छोड़ दीजिए कि कैसे करवाना है क्या करवाना है। मैं हर एक जगह से क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा, जहां से क्वेश्चन बनेंगे, जहां से क्वेश्चन बनेंगे उनको आप पूरी तरह से दिमाग में बैठा दूंगा। आपके नहीं बनेंगे उनके क्या है कि उन पे विशेष ज्यादा जोर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हमें क्या है कि रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करनी है। क्या करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करना है। तो आप पूर्णतः पूर्ण मनोयोग से कीजिए जो आपको करवाया जा रहा है। निश्चित तौर पे जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको लगेगा। हाँ ठीक है, अब दूसरा एक और बता दूं मैं कि जैसे हर एक इकाई कंप्लीट होने के बाद हम टेस्ट लेंगे, ये तो हमारी प्रक्रिया रहेगी रहेगी। पर साथ में मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से और यहां भी ऐप में भी सभी जगह क्या है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे क्या है कि यूनिट होने के बाद हमें पता चले कि अब तक पीछे यूनिट से कैसे क्वेश्चन आए, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, ताकि हम कॉन्फिडेंट हो जाए। निश्चित तौर पे आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, यहां पूरे मनोयोग से आप जुटे रहे। ठीक है, ये मेरा पूर्ण विश्वास मैं आपको दिलवाता हूं। अभी देखिए, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर हैं, ये क्या चीज है। शिक्षण के स्तर क्या करते हैं, ये एक तो अपने को ये ध्यान रखना है कि यह एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, उद्देश्य पूर्ण, या इसको कहते हैं स्वोद्देश्य, उद्देश्य पूर्ण, या इसको आप कह दीजिए स्वोद्देश्य, यानी उद्देश्य सहित प्रक्रिया है। एक तो अपने को यह ध्यान रखना है शिक्षण के स्तर। ठीक है, सेकंड क्या है कि सेकंड इसमें एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि इसके माध्यम से, इसके माध्यम से शिक्षार्थी में, शिक्षार्थी में वांछित परिवर्तन, इसके माध्यम से शिक्षार्थी में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। वांछित का मतलब जो हम चाहते हैं, और हम कैसा चाहते हैं, शिक्षार्थी में एक क्या करते हैं, हम शिक्षार्थी में एक सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं। हम जिस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति चाहते हैं। उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी, जब हम शिक्षण के स्तर पढ़ेंगे। शिक्षण के बीगी के अनुसार क्या है, बीगी ने शिक्षण के क्या किए हैं, बीगी ने शिक्षण के 3 स्तर दिए हैं। अब ये अपने को ध्यान रखना है कि बीगी के अनुसार, बीगी के अनुसार शिक्षण के 3 स्तर है।
अब ये शिक्षण के 3 स्तर बिगी के अनुसार है, ये कौन से हैं? ये अपने इनको एक-एक करके देखते हैं। अब बिगी के अनुसार शिक्षण के कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। एक कौन सा है? स्मृति स्तर। कौन सा? स्मृति स्तर है, या इसको हम कह दें मेमोरी लेवल है। अब ये सबसे पहला और प्रारंभिक स्तर होता है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा होता है? इसके बाद में अवबोध स्तर। अवबोध स्तर है सेकंड। और ये अवबोध स्तर क्या है? ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल। और थर्ड क्या है? थर्ड है चिंतन स्तर। ये सबसे उच्चतम स्तर होता है। किसमें क्या क्या होता है इसको हम देखते हैं, या इसी को विमर्शी स्तर भी कहते हैं। चिंतन स्तर को ही क्या कहते हैं? विमर्शी स्तर कहते हैं। विमर्शी चिंतन स्तर अथवा विमर्शी स्तर, इंग्लिश में इसको हम कह देते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये 3 स्तर है किसके? शिक्षण के। अब ये प्रारंभिक स्तर है, ये मध्यम स्तर है, और ये उच्चतम स्तर है। इनमें किसमें क्या क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। किस व्यक्ति ने किस पे काम किया ये भी हम बात करेंगे, और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं ये भी हम बात करेंगे, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले तो ये है कि आप इतना सा देखें कि शिक्षण स्तर क्या होता है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण स्तर क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें शिक्षार्थी, इसके माध्यम से शिक्षार्थी में क्या किया जाता है? वांछित परिवर्तन लाया जाता है। और बिगी के अनुसार, किसके अनुसार? बिगी के अनुसार शिक्षण के 3 स्तर हैं। और ये शिक्षण के 3 स्तर कौन से हैं? स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और चिंतन अथवा विमर्शी स्तर, जिसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। अब इनको अब जब हम रखते हैं, क्या है, जब हम कहे कि इसको अगर जैसे क्या किया जाता है, इनको हम एक पिरामिड के माध्यम से बात करें तो ये क्या है, निम्नतम से उच्चतम स्तर की ओर जब हम बढ़ते हैं, किधर? निम्नतम से उच्चतम स्तर। निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की ओर जब हम बढ़ते हैं, और इसको हमें किस में दर्शाना हो, इसे हमें पिरामिड में दर्शाना हो, तो हमारा क्या है कि लेवल है वो थोड़ा इस तरह का रहता है। ये सबसे नीचे का जो लेवल है ये किस प्रकार का लेवल है? ये देखिए आप, ये हमारा लेवल है, ये स्मृति स्तर, यानी मेमोरी जो लेवल है ये सबसे नीचे का स्तर है। बीच में कौन सा स्तर आता है? अवबोध स्तर। अवबोध स्तर है, ये बिल्कुल बीच में आता है। इसके बाद में चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर है, ये सबसे ऊंचा आता है। यानी इधर से इधर बढ़ते हैं तो ये निम्न से उच्चतम आता है, और इधर से इधर बढ़ते हैं तो उच्चतम से निम्नतम आता है। अपने से पूछे कि सबसे निम्नतम कौन सा है, तो स्मृति स्तर, और सबसे उच्चतम या सर्वोच्च स्तर कौन सा है, तो चिंतन अथवा विमर्शी स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल है। इतना सा एक बार तो क्लियर है सभी के। अब देखो इन स्तर में होता क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, इसकी हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो करेंगे स्मृति स्तर की, मेमोरी लेवल की। नंबर 1 कौन सा है? स्मृति स्तर, यानी मेमोरी लेवल।
मेमोरी लेवल। ये देखिए यहां हम इसको देखें तो क्या है, स्मृति स्तर को एक तो हम क्या है कि इसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं, किसके, स्मृति स्तर के, वो माने जाते हैं हर्बर्ट। हर्बर्ट ने पंचपदी दी है अपनी, और हर्बर्ट की पंचपदी पूरी तरह से स्मृति स्तर पर आधारित है। यानी सीधा सीधा पहला क्वेश्चन तो इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं हर्बर्ट। हर्बर्ट हैं, ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, स्मृति स्तर क्या होता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि यह शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है। शिक्षण का प्रारंभिक व निम्नतम स्तर है, सबसे निचला स्तर है और प्रारंभिक है। अब देखिए इतनी तो बात हमने पहले कर ली। अब इसमें होता क्या है, इसमें जैसे हमने ब्लूम के वर्गीकरण में पढ़ा कि नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान में क्या होता है कि हम चीजों को क्या करते हैं, चीजों में केवल हम चीजों को देखते हैं, रिकॉल करते हैं, रिकॉग्निस करते हैं यानी पहचान करते हैं, या इसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, वो करते हैं। तो यहां क्या है कि यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि इस जो ये जो हमारा स्मृति स्तर है, इसमें हम याद करने अथवा रटने तथ्यों और नियमों को क्या करते हैं, इसमें याद करते हैं। अब सही गलत क्या है ये हमें नहीं पता होता, केवल और केवल क्या है कि हमें जो बताया जाता है उसके अनुसार हम याद करते हैं। यानी याद करना अथवा रटने की जो प्रणाली है, जो हमारी शिक्षा पद्धति की है, वो कौन सा कहलाता है, वो स्मृति स्तर कहलाता है। ये तार्किक नहीं होता, ये वैज्ञानिक नहीं होता, और किसी भी रूप में क्या है, किसी भी रूप में ये क्या है कि तार्किक वैज्ञानिक तो नहीं होता, पर अगले स्तर पर पहुंचने के लिए, यानी अवबोध स्तर पे या चिंतन अथवा विमर्शी स्तर पे पहुंचने के लिए इस स्तर को स्किप भी नहीं किया जा सकता, यानी इस स्तर से गुजरना पड़ता है। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, उदाहरण के तौर पे तो हम सीधा हमने रट दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। यानी ये क्या है, ये हमारा स्मृति स्तर है। अब अगले लेवल पे जैसे ही हम जाएंगे अवबोध पे, अवबोध होता है समझने का स्तर। हमने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, ये तो ठीक है कि हमने रट लिया, नाम दे दिया XYZ, पर प्रधानमंत्री क्या होता है, अब ये इसका हम रटा रटाया उत्तर नहीं, ये हमारी समझ का क्वेश्चन हो गया, हमारी अवबोध का हो गया। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, इस स्तर पे कब पहुंचेंगे, जब हमें पता होगा कि प्रधानमंत्री कौन है, तभी हमारे दिमाग में आएगा कि प्रधानमंत्री कौन है, क्या होता है प्रधानमंत्री, तो वो समझ पे होता है। तो यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि इसके प्रवर्तक हर्बर्ट है, यह शिक्षण का प्रारंभिक व निम्नतम स्तर है। इसमें शिक्षार्थी याद करने अथवा रटने की विधि को अपनाता है, की विधि को अपनाता है। अब देखिए यहां एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो
बेंजामिन ब्लूम ने उद्देश्यों का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया, उसमें स्मृति स्तर कौन से शैक्षिक उद्देश्य को पूर्ण करता है, तो उनका पहला जो उद्देश्य था, कौन सा, ज्ञान जो उद्देश्य था उससे समरूपता रखता है। यह बेंजामिन ब्लूम के बेंजामिन ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य कौन सा, ज्ञान, ज्ञान से समरूपता रखता है, समरूपता रखता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो सीधी सी बात होगी कि स्मृति स्तर में क्या होता है, सीधी चीजें याद की जाती है, जैसा बताया जाता है वैसा किया जाता है। इसके बाद में स्मृति स्तर है, इस स्मृति स्तर की अवस्थाएं होती है, स्मृति स्तर की अवस्थाएं। अब देखिए स्मृति स्तर की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इस पे हम बात करते हैं। स्मृति स्तर की हमें मुख्य तौर पे 4 अवस्थाएं हैं, ये देखने को मिलती है। एक साथी कह रहे हैं कि आपकी क्लास के पीडीएफ शो नहीं होती, तो पीडीएफ क्या है कि पीडीएफ आपको साथी लोगों कि पीडीएफ अगर शो नहीं हो रही है तो दिखवा देंगे, और आज है ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, इसके बारे में आपको नहीं सोचना। ठीक है, इसके बारे में क्या है, आपको नहीं सोचना। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी। अभी देखो अपने देखते हैं आगे की प्रक्रिया में कि स्मृति स्तर की अवस्थाएं कौन सी होती है। तो 4 अवस्थाएं होती है। पहली होती है अधिगम, अधिगम यानी लर्निंग, लर्निंग यानी बालक क्या करता है, चाहे कैसे भी, यानी याद करके सीखता है, पर सीखता तो है ना। यह पहला पद है, क्या है, इसमें पहला पद है जिसमें बालक क्या करता है, बालक सीखता है। इसमें बालक की बजाय हम शिक्षार्थी कहें, क्योंकि अब बड़े हो गए, हम सेट नेट कर रहे हैं, तो शिक्षार्थी, इसमें शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीखता है। अब देखिए सीखता किसके आधार पे, स्मृति के आधार पे सीखता है, यानी सीधा रट कर सीखता है। रटने की बात हमने वहां कर ली है। सेकंड पोर्शन आता है धारण करना, धारण, रिटेंशन। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, ये पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है किसकी, स्मृति स्तर की, ये ध्यान रखना है। तो रिटेंशन में क्या किया जाता है, धारण, यानी इसमें क्या रहता है कि हमने जो सीखा, चाहे हमने रटा याद किया, उसको हम धारण करके रखते हैं। धारण का मतलब ये है कि हम लंबे समय तक उसको याद करके रखते हैं, जब कभी भी हमें क्या है कि उसकी आवश्यकता पड़ती है तो हम पुनः याद करते हैं। अगला स्टेप आता है इसमें कि सीखे हुए को या याद किए हुए को, याद की हुई विषय वस्तु को अपने मस्तिष्क में
संग्रहित अथवा धारण करके शिक्षार्थी रखता है। यानी रट लिया और उसके बाद में उसको संग्रहित कर लिया कहां पे, मस्तिष्क में। जैसे भी हमें कहें कि इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम इसका उपयोग करेंगे। दूसरी अवस्था स्मृति स्तर की ये आती है। तीसरी क्या आती है, तीसरी आती है पुनः स्मरण। पुनः स्मरण भी इसको कहते हैं, इसी को प्रत्यास्मरण भी कहते हैं। पुनः स्मरण अथवा प्रत्यास्मरण, और इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉल। ठीक है, तो यहां आपने को ये ध्यान रख लेना है कि पुनः स्मरण अथवा प्रत्यास्मरण यानी जो भी हमने याद किया है, मस्तिष्क में हमने संग्रहित किया है, धारण किया है, आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः अपनी स्मृति में लाना, यानी पुनः याद करना, पुनः स्मरण करना। यानी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमने पढ़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, हमने याद किया। याद करने के बाद उसे हमने धारण कर लिया, यानी मस्तिष्क में संग्रहित कर लिया। अब क्या है कि 5, 10, 15, 20 दिन कुछ टाइम अंतराल के बाद, कुछ समय अंतराल के बाद हमसे अचानक ही पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। हम क्या करते हैं, अपने अचेतन मन से, अचेतन मन से क्या है कि उन चीजों को चेतन मन में लाने का प्रयास करते हैं, यानी याद करने का प्रयास करते हैं, पुनः स्मरण में प्रयास करते हैं। तो हमें याद आएगा मोदी, मोदी, नरेंद्र मोदी, याद हो सकता है कि पूरा नाम याद ना आए, जैसे गहलोत, गहलोत, अशोक गहलोत, इस टाइप का है कि कुछ पूरी तरह से भी पुनः स्मरित कर सकते हैं, कुछ चीजें हमारी भूल भी सकते हैं पर पुनः स्मरण कर सकते हैं। यानी स्मृति स्तर में जो तीसरी अवस्था होती है ये पुनः स्मरण की होती है। इसमें याद की हुई, याद की हुई वह धारण की हुई विषय वस्तु, धारण की हुई विषय वस्तु को अचेतन मन से चेतन मन में कह दें या अवस्था में कह दें, में लाया जाता है, लाया जाता है। अर्थात पुनः स्मरण, पुनः स्मरण किया जाता है, किया जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट और चौथी अवस्था स्मृति स्तर की अवस्थाओं में ये होती है पहचान। इस पहचान को हम क्या कह देते हैं, इसको प्रत्यय विज्ञान भी कह देते हैं। प्रत्यय विज्ञान आए तो ये पहचान ही है। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन अथवा पहचान है, प्रत्यय विज्ञान है। ये हमारा तीसरी अवस्था होती है। किसमें, तीसरी अवस्था होती है हमारी स्मृति स्तर में। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे हमने क्या कि कोई भी चैप्टर को पहले से पढ़ रखा है, यानी ब्लूम के वर्गीकरण को हमने, मान लीजिए कि ब्लूम का वर्गीकरण हमने पहले पढ़ा है, तो उसका उदाहरण दे देता हूं मैं आपको कि ब्लूम के वर्गीकरण को हमने पढ़ रखा है। तो हम क्या कि जैसे ही पढ़ेंगे कि ब्लूम ने 6 उपवर्गों में ज्ञानात्मक पक्ष को बांटा, तो उसमें पहला ज्ञान फिर अपने आप याद आएगा, अपने को पहले से पढ़ रखा है कि हाँ, उसके बाद अवबोध था, उसके बाद प्रयोग था, उसके बाद विश्लेषण था,
उसके बाद संश्लेषण था, उसके बाद मूल्यांकन था। यानी ये पॉइंट हमें याद आने शुरू हो जाएंगे। यानी ये क्या होगी, ये एक तरीके से इसको पहचान अथवा कह दे पुनः पहचान, रिकॉग्निशन, पहचान होती है पहले से जो हमने धारण कर रखा है, पहले से हमने याद कर रखा है और पहले से माइंड में संग्रहित कर रखा है, अगर उस से दोबारा गुजरे तो हमें याद आता है, तो हम उसकी पहचान करते जाते हैं, हाँ ऐसे ऐसे था। मान लीजिए कि एक कोई रास्ता है, उस रास्ते से पहले हम गुजरे हुए हैं और काफी टाइम बाद में गुजर रहे हैं, तो हम ये बताते हैं कि हाँ ये आ गया, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो ये क्या है, ये हम पहचान है या प्रतिबिगमन है या रिकॉग्निशन है। यानी इनमें पहले जो तीनों स्टेप हो चुके हैं वो होने के बाद की अवस्था है। और इस अवस्था में क्या किया जाता है, इसमें पहले से याद व संग्रहित विषय वस्तु को दोहरान के समय शिक्षार्थी चिन्हित अथवा पहचान करता है। अब देखिए अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक स्मृति स्तर में के स्मृति स्तर है वो क्या चीज है, एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि देखने के बाद कि प्रवर्तक हर्बर्ट है, प्रारंभिक शिक्षण का प्रारंभिक चरण है, निम्नतम स्तर है, इसमें क्या है रटने की विधि या याद करने की विधि है, और बेंजामिन के ज्ञान जो उद्देश्य है उससे ये समरूपता रखता है। और इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, प्रत्यास्मरण और पहचान अथवा प्रतिविज्ञान, ये 4 अवस्थाएं इसकी रहती है। ये हमने अभी तक की बातचीत की है, इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में हम स्मृति स्तर की विशेषताओं की बात करते हैं। अब विशेषताओं से भी क्वेश्चन आता है और अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। स्मृति स्तर की विशेषता। अब यहां मित्रों अपने को यह ध्यान रखना है कि जो स्मृति स्तर है, इस स्मृति स्तर में सबसे पहले तो क्या है कि ये थॉटलेस स्टेज है, यानी यह विचारहीन अवस्था है। इसमें क्या है कि कोई भी जो बालक होता है यह विचारहीन, ये ध्यान रखना है, विचारहीन यानी क्या है, थॉटलेस। थॉटलेस स्टेज है, विचारहीन अवस्था है। यानी इसमें क्या किया जाता है, इसमें केवल जो बताया जाता है उसे याद करने का काम है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे कुछ भी नहीं सोचा जाता, केवल और केवल क्या किया जाता है, रटा जाता है, याद किया जाता है। तो ये कैसी अवस्था है, ये अवस्था है, ये विचारहीन अथवा थॉटलेस अवस्था है। क्लियर है इतना। इसके बाद में सेकंड, इस पे हम चर्चा करें तो सेकंड ये क्या है, इसमें इसकी विशेषताओं में क्या है, इसमें शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है या गुण भूमिका में, इसमें शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है और शिक्षक मुख्य भूमिका में तथा शिक्षार्थी गुण भूमिका में होता है। यानी शिक्षार्थी को तो क्या किया जाता है, शिक्षार्थी गुण
भूमिका में होता है। शिक्षार्थी को तो केवल बताया जाता है कि आप पाठ नंबर 1 याद कर लेना, ये प्रश्न उत्तर याद कर लेना, ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना। जैसे ही उसको बताया जाता है ठीक वैसे ही वो करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्मृति स्तर है इसमें मुख्यतः क्या किया जाता है, शिक्षक है वो व्याख्यान विधि का ज्यादा उपयोग करता है। और व्याख्यान विधि का नुकसान तो क्या है कि ये कक्षा के वातावरण को नीरस बनाता है। क्योंकि छोटे लेवल पे जब बच्चे होंगे ना, उन्हें हम कुछ करके, कुछ क्रियात्मक उनको सक्रिय करके, उनके साथ में अंतः क्रिया करके जब तक काम नहीं करेंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं। ये प्रैक्टिकल बात है और मनोवैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। ठीक है, पर यहां जो स्मृति स्तर है इसमें केवल व्याख्यान विधि का मुख्यतः व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है इसलिए क्या रहता है कि शिक्षक मुख्य भूमिका में और शिक्षार्थी है वो केवल सुन रहा है। केवल सुन रहा है तो कक्षा का वातावरण कैसा होगा, नीरस होगा, रोचक होगा, सक्रिय होगा, क्या होगा, तो ये होगा नीरस, न तो सक्रिय होगा न रोचक होगा। ठीक है, नीरस होगा तो इसमें व्याख्यान विधि का मुख्यतः प्रयोग करता है। इसमें कक्षा का वातावरण क्या होता है, नीरस होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां लिखेंगे आगे अपने, इसमें शिक्षक मुख्यतः व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, विधि का प्रयोग करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी में, शिक्षक व शिक्षार्थी में अंतः क्रिया का अभाव पाया जाता है। अंतः क्रिया का अभाव पाया जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, तो ये क्या है कि मुख्य विशेषता इनकी रहती है कि इसमें अंतः क्रिया का अभाव पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें कक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण नीरस होता है, नीरस होता है। ये अपने को ध्यान रख लेना। ये हमारा पहला लेवल था। कौन सा लेवल, हमारा पहला लेवल जिसकी हम बात कर रहे थे स्मृति स्तर। स्मृति स्तर के बाद में सेकंड हमने किसकी बात की थी, सेकंड हमने बात की थी अवबोध स्तर की। अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, अवबोध स्तर अथवा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये क्या है, ये हमारा, इसमें हम क्या है कि पहले वाले में क्या कर रहे थे, पहले वाले में रट रहे थे, केवल याद कर रहे थे। यहां हम क्या है कि कैसे और क्यों का उत्तर चाहिए होता है। ये क्यों है, ये कैसे है, इसमें क्या है, सीधा सा सिंपल वे में हम कहें तो इसमें हम क्यों वह कैसे का उत्तर ढूंढते हैं, कैसे का उत्तर ढूंढते हैं।
यानी कुल मिला के हम कहें कि यह समझ पर आधारित है। यानी हम कहें कि याद तो क्या, अब एक और ध्यान रखना है, सीधा सा ध्यान रखेंगे कि स्मृति स्तर के अलावा ऐसा नहीं है कि हम सीधा अवबोध स्तर पे आ जाए, कभी भी शिक्षण में ये नहीं होगा, ये ध्यान रखें। शिक्षण में सबसे पहला स्तर हमेशा ही क्या आएगा, स्मृति स्तर आएगा। स्मृति स्तर को जो व्यक्ति पार कर चुका है वही व्यक्ति अवबोध पे आएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं, कि हमारे तो स्मृति स्तर निम्नतम है, उसमें रटने की प्रक्रिया की जाती है, कक्षा का वातावरण नीरस होता है, अमनोवैज्ञानिक है, इसलिए हम क्या है कि सीधा अवबोध से स्टार्ट कर दें, संभव नहीं है। पहले हमें क्या है कि हमारा बेस तैयार करना पड़ेगा, और बेस तैयार करने के लिए हमें स्मृति स्तर से प्रारंभ करना पड़ेगा। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। क्लियर है इतना? तो यहां अपने ध्यान रखें कि इसमें हम क्यों और कैसे का उत्तर ढूंढते हैं। यानी इसे आगे हम क्या कहेंगे, इसे आगे हम कहेंगे कि स्मृति स्तर पूर्ण करने के बाद इस स्तर में प्रवेश किया जाता है, इस स्तर में प्रवेश किया जाता है। एक तो ये ध्यान रखेंगे, लिख ही दिया मैंने क्योंकि वैसे ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता वैसे, क्योंकि सिंपल कक्षा का मतलब क्या होता है, हमें समझकर बढ़ना है, और समझकर जब डाटा हमारे क्लियर होंगे ना तो सीधा ऑप्शन देखते ही हम उत्तर दे देंगे। क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में, ये यूनिट खत्म होते ही पूरी यूनिट के, तो उसमें आप देखना कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो स्मृति स्तर क्या है कि पूर्ण करने के बाद इस स्तर में प्रवेश किया जाता है, एक तो ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें इसमें शिक्षार्थी विषय वस्तु को शिक्षार्थी विषय वस्तु को समझता है अथवा समझकर समझकर याद करता है। यानी याद तो उसको करना ही पड़ेगा, याद वाली पहले स्तर से रहेंगे, तो समझकर याद करता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए अवबोध स्तर है, इसमें अवस्था नहीं, अवस्थाएं केवल स्मृति स्तर में है, चार जो अवस्था है ना ये केवल स्मृति स्तर में है। अवबोध में और जो हमारा ये है आगे वाला चिंतन और तो विमर्शी स्तर, इनमें अवस्थाएं नहीं होती। एक तो ये स्तर क्या है और इनकी इनकी विशेषताएं क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना क्लियर हुआ है, थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए कि इतना आपका क्लियर है, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, इतना क्लियर है ना सभी साथियों के, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ, सभी के आंसर आ रहे हैं, थोड़े एक्टिव हो, इतना नीरस भी क्लास का वातावरण नहीं बनाना है, हम पढ़ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने अगला पोर्शन देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब इसमें देखिए समझने पर इस में क्या होता है, यानी इस अवबोध स्तर की विशेषताएं क्या होती है, इस पे हम चर्चा करते हैं। अवबोध स्तर की विशेषताएं। अब यहां मित्रों अपने को यह ध्यान रखना है
कि जो अवबोध स्तर है, इस अवबोध स्तर की विशेषताओं में सबसे पहले तो अब इसमें क्या किया जाता है, हम समझकर विषय वस्तु को करते हैं। जब समझ के करते हैं ना, तो ये मान के चलें कि समझ के जब करेंगे तो निश्चित तौर पर वो विचारपूर्ण होता है। क्या होता है? थॉटफुल होता है। थॉटलेस था वहां, यहां थॉटफुल है। तो यह क्या है? यह अवस्था या यह स्तर कहें, अवस्था के बजाय यह स्तर विचारपूर्ण अथवा इसको आप कह दें कि थॉटफुल होता है। अब देखिए, इसकी तुलना जब हम करते हैं ब्लूम के वर्गीकरण से, तो ब्लूम में जो क्या आता है कि ब्लूम में हमने सेकंड क्या पढ़ा था? बोध पढ़ा था, यानी कंपरहेंशन अथवा वो कौन सा अंडरस्टैंडिंग लेवल था, और थर्ड था एप्लीकेशन, प्रयोग। तो इसमें क्या अवबोध और प्रयोग दोनों उद्देश्यों का प्रयोग होता है ब्लूम के। तो यहां क्या होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम विषय वस्तु को समझकर याद करते हैं। इसलिए इसलिए क्या है? इसलिए वर्गीकरण करना, यानी उनमें उनको बांटना, अंतर करना कि ये क्यों है, कैसे हैं, तुलना करना, आदि सीखते हैं। ये सीखते हैं। नेक्स्ट, अपनी तीसरी चीज, अब इसमें क्या है कि ये थोड़ा विचारपूर्ण हो गया, हम समझ रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं इनमें, यानी हमारी भी समझ आ गई है। समझ में आ गई है तो ये क्या है? एक तरीके से मनोवैज्ञानिक भी है। तो इसमें जैसे संश्लेषण विश्लेषण विधियां, आगमन निगमन विधियां, यानी जो अधिक वैज्ञानिक विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें अबोध स्तर में क्या करता है? इसमें संश्लेषण विश्लेषण, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, विधि, आगमन निगमन विधि, यानी दोनों अलग अलग भी होती हैं, इकट्ठी भी होती हैं। आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो मेन चीज, इसकी मेन थीम आपको समझ में आई होगी कि अवबोध स्तर क्या है, हम क्यों और कैसे का उत्तर जानते हैं, हम समझते हैं और समझकर वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। और ये स्तर हमारा क्या है? ये हमारा मध्यम स्तर है, यानी ये क्या है कि स्मृति स्तर से तो उच्च स्तर है, जबकि चिंतन स्तर अथवा विमर्शी स्तर है उससे निम्न स्तर है। इसके बाद में हम तीसरे स्तर की बात करते हैं, और तीसरा हमारा स्तर क्या है? तीसरा हमारा स्तर है वो है चिंतन स्तर अथवा विमर्शी स्तर। चिंतन स्तर अथवा इसको कहते हैं विमर्शी स्तर। देखिए, इसमें एक अपने क्या है कि इसको इंग्लिश में कह देते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल।
अब यहां क्या करना है अपने को, यहां अपने को ये देखना है कि जो ये हमारा स्तर है इसमें एक पीछे अपनी प्रवर्तक नहीं लिखा शायद, इसका अवबोध स्तर का प्रवर्तक मैंने आपको नहीं लिखवाया है, तो आप यहां लिख लीजिए कि इस अवबोध स्तर है, इसके प्रवर्तक मोरिसन थे। हालांकि क्या नोट्स दूंगा उसमें सारी एक एक चीजें आपको मिल जाएगी। इसके क्या है, एच सी मोरिसन, एच सी मोरिसन है, वो इसके क्या है प्रवर्तक थे। कौन से के, अवबोध स्तर के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही हम विमर्शी स्तर अथवा चिंतन स्तर कहें तो इसकी प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक थे, वो थे हंट। मुख्य काम इस पे काम करने वाले कौन है, प्रवर्तक हंट, या कहने इसका प्रतिपादन में मुख्य योगदान किसका रहा है, हंट का रहा है। अब चिंतन स्तर अथवा विमर्शी स्तर अथवा रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, एक तो ये ध्यान रखेंगे कि ये शिक्षण का उच्चतम स्तर है। 3 स्तर होते हैं शिक्षण के, और इसमें क्या है कि यह अपने को ध्यान रखना है कि यह क्या है, यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, ये अपने को ध्यान रखना है, एक बात। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसकी रहती है वो ये रहती है कि यह समस्या केंद्रित, ये ध्यान रखेंगे मुख्य चीज इसकी यही है, वह समस्या समाधान केंद्रित होता है। यानी इसमें हमें समस्या दी जाती है और समस्या समाधान केंद्रित, यानी इसमें हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, समस्या समाधान केंद्रित होता है। यानी क्या किया, हमने क्या किया कि हमने सबसे पहली लेवल स्मृति स्तर को पार किया, अवबोध स्तर पे पहुंचे। अवबोध स्तर को पार करने के बाद चिंतन स्तर पे पहुंचेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है कि चिंतन स्तर पे डायरेक्ट नहीं आ सकते। इस स्तर पर आने के लिए हमें पहले स्मृति स्तर फिर अवबोध स्तर से गुजरना पड़ता है, बाद में ही हम समस्या का समाधान खोजने की क्षमता हमारे में विकसित होती है। सबसे पहले तो हम स्मृति स्तर में क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, विषय वस्तु को जान रहे हैं। अवबोध स्तर में क्या कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि वो क्या है। और फिर क्या है कि इस स्तर में क्या है, इस स्तर में हम समझकर उसको नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर रहे हैं। हमारे सामने कोई समस्या आ रही है तो हम अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके उन समस्या का समाधान कर रहे हैं। यानी हम क्या है, कुछ नया दे रहे हैं, नए संपर्ते विकसित कर रहे हैं, नए नियम बना रहे हैं, नए सिद्धांत दे रहे हैं, ये काम किया जाता है। क्लियर है इतना, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इससे आगे कि यह स्तर, पहला स्तर कौन सा है, स्मृति स्तर, व अवबोध स्तर के पूर्ण करने के बाद, के पूर्ण करने के बाद ही आता है, करने के बाद ही आता है। अब देखिए यहां क्या है कि एक ध्यान और चीज रखिएगा, लास्ट में मैं थोड़ा कंपैरिजन करके आपको लिखवा भी दूंगा कि यहां क्या है कि हम देख रहे थे
कि जैसे पहले जो स्मृति स्तर है उसमें शिक्षक मुख्य भूमिका में है और शिक्षार्थी गौण है। अवबोध स्तर पे क्या होते हैं, अंतः क्रिया होती है, दोनों बराबर की स्थिति पे आ जाते हैं। यानी अवबोध स्तर में क्या होता है, शिक्षक शिक्षार्थी की अंतः क्रिया होती है कि जब क्या होगा, हमें क्या और क्यों और कैसे का उत्तर जानना है, क्यों और कैसे का जानना है, तो अभ्यर्थी यानी शिक्षार्थी है वो क्वेश्चन करेगा, शिक्षक से क्वेश्चन करेगा तो उसे उत्तर मिलेगा, यानी इंटरेक्शन होगा और दोनों बराबर की स्थिति पे होंगे। यानी शिक्षक समझा रहा है, बालक को शिक्षार्थी को समझ में नहीं आ रहा, वो पूछ रहा है, वो इसका उत्तर दे रहा है, वो अपने उसको समझ रहा है, यानी समझ विकसित हो रही है। अब यहां क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षक गौण भूमिका में होता है और शिक्षार्थी मुख्य भूमिका में होता है, क्योंकि ये समस्या केंद्रित और समस्या समाधान केंद्रित है। इसलिए शिक्षक तो क्या करेगा, शिक्षक तो एक समस्या रखकर, किसके सामने, एक समस्या रखकर शिक्षार्थी के सामने, और फिर क्या है कि वो तो एक मार्गदर्शक की भूमिका में हो जाएगा, उस समस्या के समाधान खोजने का काम कौन करेगा, शिक्षार्थी करेगा। तो यहां मुख्य भूमिका में कौन हो गया, शिक्षार्थी हो गया। ये ध्यान रखेंगे कि इसमें शिक्षक गौण भूमिका में वह शिक्षार्थी मुख्य भूमिका में होता है। शिक्षार्थी मुख्य भूमिका में होता है, भूमिका में होता है, ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसमें चिंतन स्तर अथवा विमर्शी स्तर, चिंतन अथवा विमर्शी स्तर की विशेषता, विमर्शी स्तर की विशेषताएं। ठीक है, अब विशेषताओं में हम देखें मित्रों, तो विशेषताओं में नंबर एक तो क्या हो गया, नंबर एक तो ये हो गया कि यह समस्या समाधान केंद्रित स्तर है। समस्या समाधान क्या है, केंद्रित स्तर है। अब समस्या समाधान केंद्रित स्तर है, इसमें शिक्षक गौण भूमिका में होता है, शिक्षार्थी मुख्य भूमिका में होता है। तो इसमें शिक्षक मुख्यतः कौन सी विधि का प्रयोग करता है, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, योजना निर्माण विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, इनका उपयोग करता है, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी ज्यादा काम करता है, केवल शिक्षक क्या करता है, मुख्य भूमिका में रहता है। तो इसमें मुख्यतः समस्या समाधान विधि, समाधान विधि व प्रोजेक्ट विधि, योजना निर्माण विधि, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहां एक चीज महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है अब तक नेट और सेट के एग्जाम में पूछी गई है, नेट में मुख्यतः, वो ये है कि जब बालक के सामने समस्या रखी जा रही है, क्या किया जा रहा है, बालक के सामने समस्या रखी जा रही है, तो बालक क्या है कि उस समस्या के समाधान के लिए क्या करेगा, रास्ते सोचेगा। सोचेगा मतलब कल्पना में रहेगा, यानी इसमें बालक में कल्पनाशीलता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, यानी गुण अवगुण को अलग अलग करने की क्षमता, और क्या है, सृजनात्मकता, सृजनशीलता विकसित होती है।
यानी नया कुछ करता है, वो नवीनता आती है, मौलिकता आती है, मौलिक चिंतन रहता है, ये सारे पूछे जाते हैं। कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण नंबर 1, सृजनशीलता 2, कल्पनाशीलता 3, मौलिक चिंतन 4, मौलिक में नवीनता, नवीन प्रयोग, नवीन तथ्यों का निर्माण किसमें करता है, तो वो सारे के सारे इसमें चिंतन स्तर अथवा विमर्शी स्तर में होते हैं। उन शब्दों को विशेषकर ध्यान रखिएगा, वहां से पूछे जाते हैं। यहां अपने को ध्यान रखना है कि इसमें या इस स्तर में कहते हैं, इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, कल्पनाशीलता, तर्कशीलता, सृजनशीलता, मौलिक चिंतन, नवीन तथ्यों के निर्माण, के निर्माण का विकास होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इसकी, ये आप ध्यान रखेंगे, इसको आप अलग से इंपॉर्टेंट भी लगा दें कि ये कौन कौन से रहते हैं। तो ये हमारा कौन सा स्तर है, विमर्शी स्तर है। अब देखिए मित्रों, हमने किसकी बात की, सारांश रूप में हम देखें कि आज जो चिंतन स्तर है हमारा, इस चिंतन स्तर में, सॉरी शिक्षण के स्तर में हमने किसकी बात की, हमने बात की शिक्षण स्तर की। किसकी बात की है, शिक्षण के स्तर की बात की है। हमने सबसे पहले क्या लिखा शिक्षण स्तर में, हमने शिक्षण स्तर में लिखा कि बिगी ने, किसने, बिगी ने शिक्षण स्तर को 3 भागों में बांटा था। बिगी ने शिक्षण स्तर को कितने भागों में बांटा है, सारांश रूप देख रहे हैं अपने। हमने देखा कि इसको स्मृति स्तर, सबसे निम्नतम स्तर था, इसके बाद में अवबोध स्तर, ये था मध्यम स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और इसके बाद में चिंतन अथवा विमर्शी स्तर, चिंतन विमर्शी स्तर। ये क्या है कि ये 3 स्तर है। कितने स्तर है ये 3 स्तर हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और ये तीनों के तीनों स्तर में जो सारांश रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनकी बातचीत है, ये हम कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन इनमें पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं एक बार सारांश रूप में। अब देखिए, एक तो हमने क्या दिया कि हमने ये कहा कि स्मृति स्तर है, इसके प्रवर्तक थे, ये प्रवर्तक कौन थे, हर्बर्ट थे, ये बात की हमने। यहां अवबोध स्तर है, इसकी कौन प्रवर्तक थे, इसके थे H.C. मोरिसन, मोरिसन। और विमर्शी स्तर के प्रवर्तक कौन थे, हंट थे, हंट थे। ये अपने को ध्यान रख लेना। एक तो ये सीधा क्वेश्चन हो गया। दूसरा यहां अगला क्वेश्चन कि इसमें रटना अथवा याद करना था। यहां से स्पष्ट हो जाएगा अपने कि क्या है, इसमें क्या था, इसमें समझना था
और इसमें क्या था, इसमें समस्या का समाधान करना था, समस्या का समाधान करने हमारा इसमें रहा, है ना। अब यहां क्या है, इस वाले पोर्शन में शिक्षक है और शिक्षार्थी है। शिक्षार्थी है, शिक्षक क्या है, यहां शिक्षक मुख्य है और यहां शिक्षार्थी गौण है। यहां दोनों समान है, यानी यहां अंतः क्रिया नहीं हो रही, यहां अंतः क्रिया हो रही है। और यहां क्या है, यहां जो शिक्षक है, ये शिक्षक तो क्या हो रहा है, गुण हो रहा है, और शिक्षार्थी क्या हो रहा है, शिक्षक क्या हो रहा है, शिक्षक हो रहा है गुण और शिक्षार्थी मुख्य भूमिका में हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या हो रहा है, हमें केवल रट के याद कर रहे हैं, तो यहां कोई हमारा चिंतन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे केवल क्या है कि हमारा एक लेवल है कि हम वास्तव में क्या है कि जो पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यानी इसमें अवबोध में क्या है कि यहां हम समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं तो हमने जैसे लिखा कि हम अंतर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, हम विभेद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। यानी यहाँ तो केवल यहाँ क्या कर सकते हैं, हम परिभाषा दे सकते हैं, कोई रटली परिभाषा, सेम हमने परिभाषा दे दी, है ना। तो ये व्याख्या कर दी उस चीज की, कोई भी पूछा कि प्रधानमंत्री कौन है, तो हमने बता दिया कि क्या है। यहाँ हम अंतर करना वगैरह ये समझ जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं हम, हमारा लेवल सबसे उच्च स्तर पे पहुंच जाता है। और जैसे हमने बात की कि क्या किया करते हैं कि यहाँ हमारा जो लेवल है वो इतना उच्च स्तर पे पहुंच जाता है कि हमारा आलोचनात्मक दृष्टिकोण हम में विकसित होता है, हम में नवीनता आती है, मौलिकता आती है, सृजनात्मक चिंतनशील होता है, कल्पनाशीलता आती है, हम समस्या का समाधान करते हैं, हम नवीन सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, हम नवीन तथ्यों का निर्माण करते हैं और उन्हें स्थापित करते हैं, यानी उनका सामान्यीकरण करते हैं, ये काम करते हैं। तो ये चिंतन के, शिक्षण के चिंतन के 3 स्तर रहते हैं। मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी इसकी पहले जो ये पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन पूरा, ये पहले वाला पोर्शन नंबर 1, ये वाला पूरा पोर्शन, इस पूरे पोर्शन में यहां 2 से क्वेश्चन बनेंगे और इसके पूरे के पूरे नोट्स हैं, ये नोट्स कल आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, बिल्कुल वेल सेटल्ड नोट्स। यहाँ के कोई भी किताब, कोई भी विषय वस्तु, इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप ये ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद में हम शिक्षार्थी की विशेषताओं पे अगली क्लास में बढ़ेंगे और शिक्षार्थी की विशेषताओं से एक क्वेश्चन आएगा, तो वहां हम देखेंगे कि किस तरह के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और फिर अपने क्या है कि ये जो पोर्शन है, ये हम क्या है कि पहले टेस्ट से पहले पहले पूर्ण कर लेंगे, और जैसे ही हमारा ये पूरा होगा उसके अगले दिन हमारा टेस्ट होगा, स्वाभाविक सी बात है। शेड्यूल आपको डाल दिया है ना, तो शेड्यूल डाल दिए, उसको आप देख लेना। और फिर क्या है कि इसको साथ करते हुए पढ़ना है आपको। यहां हम 90+ स्कोर बड़े आराम से करेंगे अगर साथ साथ पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे पढ़िए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।